Hello everyone, welcome in Gusai Modern Classes. My name is Lakshman and today we have a very special subject. This is Indian history, भारतीय इतिहास। अब हम इसके विषय में देखो क्या होता है। बेसिकली अगर कोई सोचता होगा कि ये भारतीय इतिहास हम क्या पढ़े, आज साइंस का युग है, हम टेक्नोलॉजी के युग में जा रहे हैं। बट आज के हमें जो है जो पुरानी हमारी धरोहर है, जो हमारे जो है महान वैज्ञानिक हुए हैं, महान दार्शनिक हुए हैं, महान जो हमारी सभ्यता है, संस्कृति है, उसके विषय में मैं सोचता हूँ कि जब तक हम उसके विषय में ना समझे कि आज से हम 2000, 2500 साल, 5000 साल पहले किस तरह से भारतीय लोग रहते थे यहाँ पे, ठीक है, उसके विषय में जब तक हम डिटेल में न समझे तब तक मैं समझता हूँ कि आज का ज्ञान अधूरा है। क्योंकि जो ज्ञान हम आज ढूंढ रहे हैं, जिस चीज़ को हम आज देख रहे हैं, जो आज की डेट में जो हमारे साइंटिस्ट जो यहाँ पे प्रयोग करते हैं, जो खोजबीन कर रहे हैं, वो आज से हमारे जो वैज्ञानिक थे 2000, 2500 साल पहले वो ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, आर्यभट्ट आपने नाम सुना होगा। ये जो महान वैज्ञानिक हुए थे, इन्होंने जिस तरह से ग्रहों के विषय में बताया था, तो हम उन्हीं से संबंधित जो भी हमारा पुराना हमारे भारतीय संस्कृति में रहा है ज्ञान, उसके विषय में हम डिटेल में जाएंगे। ठीक है, देखो भारतीय इतिहास का मतलब है कि भारतीय जो हमारा इंडियन हिस्टोरी है, ये किस तरह से हमारा रहा है। ठीक है, पहले हम जो भारतीय इतिहास को 3 भागों में हम बांटेंगे: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। प्राचीन भारत जो है हमारा मुख्यतः हमारा जो है 1000 ईस्वी से जो है हमारा जो है उससे जो है पूर्व का हम बोलेंगे, और मध्यकालीन जो है 1000 ईस्वी के बाद का हम बताएंगे, और आधुनिक आज जो हमारा जो है 1600 ईस्वी जो अब से अंग्रेज हमारे उसमें आए हैं, उसके बाद हम इसको आधुनिक भारत में हम इसको काउंट करेंगे। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि प्राचीन भारत हम 1000 ईस्वी जो हमारा रहा है उससे पहले का जो टाइम है, समय है, उसके विषय में बताएंगे। मध्यकाल 1000 से 1600 ईस्वी के मध्य के विषय का जो हमारा समय था उसको हम यहाँ पे बताएंगे, और आधुनिक जो है 1600 ईस्वी से और बाद का आज तक का जो भी है हम इसको बताएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो क्या है, भारत की सांस्कृतिक धरोहर विशिष्ट प्रकार की रही है। यहाँ अनेकानेक मानव प्रजातियों का संगम हुआ है। प्राक आर्य, भारतीय आर्य, यूनानी, शैक, हूण, तुर्क आदि अनेक प्रजातियों समुदायों का शरण स्थल भारत रहा है। जितने भी ये जो भी है यहाँ पे, ये सारे जो है यहाँ पे भारत में रहे हैं शरण स्थल। ठीक है, इन समुदायों में ने भारतीय सभ्यता के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अतः भारत के संपूर्ण अध्ययन के लिए हमें उनके इतिहास का जो है अध्ययन करना, विस्तृत अध्ययन करना, संगोपांग अध्ययन करना हमें चाहिए। ठीक है, अब भारत की पहले तो मैं बताऊं भारत की भौगोलिक पृष्ठभूमि क्या है, कहाँ पे भारत स्थित है इस हमारे इस वर्ल्ड में, संसार में। किसी भी देश के इतिहास का अध्ययन उसके भौगोलिक स्तर के अध्ययन के बिना अधूरा है। भारतवर्ष के भूगोल, इसके इतिहास पर प्रभाव, इस प्रत्येक स्थल एवं घटनाओं पर हमारा अंकित है। ठीक है, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में हमारा समुद्र, यह उपमहाद्वीप हिंदू में भारतवर्ष के नाम से हम इसको समझते हैं, जिसे भारत की भूमि या भारत का देश भी कहा जाता है। भारत का यह नामकरण भारत ऋग्वेदिक काल के प्रमुख जन भरत के नाम पर किया गया। ऋग्वेद हमारे 4 वेद हैं, उसमें एक है ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेदिक काल के प्रमुख जो जन हुए हैं भरत राजा, उनके नाम पर किया गया है। कुछ लोग इसे जम्बू द्वीप कहते हैं, एक भाग मानते हैं। बौद्ध ग्रंथों में जम्बू द्वीप को उस भूभाग को कहा गया है। अगर बौद्ध ग्रंथ की हम बात करें, उस भूभाग को कहा गया है जहाँ पर ईसा पूर्व 3री शताब्दी में महान मौर्य वंश, ईसा पूर्व 3री शताब्दी, मतलब आप लगा लीजिए 2000, आज ये 2026 चल रहा है, 2026 साल से पूर्व, उससे भी जो है 300 जो है उससे पूर्व क्या है 3री शताब्दी में। ठीक है, महान मौर्य वंश का, चंद्रगुप्त मौर्य आपने सुना होगा, मौर्य वंश का शासन हुआ था। यूनानी ने भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किया, जबकि मध्यकालीन लेखक जो मध्यकाल में जो हमारे लेखक आए हैं, उन्होंने इसको हिंद या हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया। और ज्ञात है कि हिंदू शब्द की उत्पत्ति भी महान सिंधु नदी से हुई है। हिंदू अगर शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, महान सिंधु नदी
सिंधु नदी जो है वहाँ से हुई है। ठीक है, पुरातन साहित्य में भारत का भौगोलिक विभाजन में 5 भागों में हम किया गया, जैसे 5 भाग में भारत को बांटा गया है। ये है उत्तर उदीच, मध्य मंजिम देश, पूर्व प्राच्य। सिकंदर कालीन इतिहासकारों ने पूर्व को प्राची भी कहा है, इसको पूर्व को प्राची भी हम कहते थे जब सिकंदर कालीन जो इतिहासकार है। ठीक है, और पश्चिम को अप्रांत या अप्रतीच, एवं दक्षिण को दक्षिणापथ, दक्षिण वाला जो हिस्सा था उसको दक्षिणापथ। भारत को स्पष्ट रूप से 4 भागों में विभाजित हम कर सकते हैं। इसके हिसाब से अगर देखें तो 4 भागों में हम भारत को विभाजित कर सकते हैं। देखो पहला क्या है, देखो ये शुरू से हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से भारत का मतलब जो है विभाजित हम कर सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उत्तर का पर्वतीय भाग जो तराई के जंगलों से प्रारंभ होगा, हिमालय के शिखर तक फैले हुए हैं। मतलब जो तराई गंगा का मैदान है, गंगा यमुना का मैदान है, वहाँ से शुरू होकर जो हिमालय के जो पहाड़ है जो उस शिखर तक फैले हुए, इस भाग में हमारा जो है कश्मीर, शिवालिक, टेरी, गढ़वाल, उत्तराखंड से लेके कुमाऊं, उत्तराखंड, गढ़वाल, कुमाऊं, नेपाल हो गया, सिक्किम हो गया, भूटान, ये सारे जो भी है ये हमारे इस एरिया में आते हैं, उत्तर वाले जो पहाड़ है। ठीक है, और इस भाग को पुराणों में पर्वतावरीयन नाम से भी संबोधित किया गया। पहाड़ अगर हम पुराणों में देखें जो उन पुराणों में 18 पुराणों में इस पर्वतावरीयन नाम से भी हम संबोधित किया गया। यह पर्वतीय प्रदेश लगभग 1500 मील लंबा, एवं 160 से 200 मील चौड़ा, 1500 मील। ठीक है, और ये इतना चौड़ा है। उत्तर का मैदान दूसरा है, इसका उत्तर का मैदान जो अपनी उपजाऊ भूमि अधिक पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। इस मैदानी भाग को सिंचाई जैसे सिंधु, गंगा एवं उसकी सहायक नदियाँ जितने भी है ये सारे जो उत्तर के मैदान में हैं। सिंधु से लेके गंगा यमुना के मैदान जो भी है ये हमारे उत्तर के मैदान में हम लोग इनको देखते हैं। तीसरा, मध्य भारत और दक्षिण भारत का पठारी भाग से बहने वाली नदियाँ जैसे नर्मदा है, ताप्ती है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, और बाकी नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर। 2 नदियाँ नर्मदा और ताप्ती जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है हमारे देश में, और बाकी जो नदियाँ हैं ये पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। इस भाग को हम विंध्याचल पर्वतमालाएं में नाम से जानते हैं, जो पूर्व से पश्चिम की ओर फैली हुई है। भारत को 2 भागों उत्तर और दक्षिण में विभाजित करती है। इस भाग में बहने वाली नदियां प्रायः शुष्क मौसम में सूख जाती है। शुष्क जो गर्मी मौसम आता है उसमें ये सूख जाती है। ठीक है, विंध्याचल वाला ये भाग में आते हैं। दक्षिण के लंबे सक्रिय समुद्री मैदानों में कोंकण एवं मालाबार तट के संपन्न बंदरगाह स्थित है। इस भाग में देखो कृष्णा नदी, कावेरी, गोदावरी ये जो है अत्यधिक उपजाऊ जो है डेल्टा जो है सम्मिलित होते हैं। दक्षिण का यह समुद्री मैदान करीब 1000 मील लंबा है। ठीक है, अब भारत के इतिहास पर भूगोल का प्रभाव ये अब कैसे हम आपको बताते हैं। देखिए क्या है, उत्तर में हिमालय पर्वत महान प्रहरी के रूप में भारत की रक्षा विदेशी आक्रमणों से आज तक करता रहा है। विदेशी आक्रमण ही यहीं तक नहीं, उत्तर के उससे जो सर्द हमारे जो मौसम होता है उसको भी ये जो है रोक लेता है। हिमालय के जो उत्तरी जो हमारा जो है उत्तरी पहाड़ है। ठीक है, और समान अभेद सीमा पर के किसी देश को और इतना है कि जो हिमालय के समान जो इस तरह से हमारे देश को एक सुरक्षा मिली है यह पूरे विश्व में किसी और देश को नहीं मिला हुआ। जिस तरह से ये उत्तर का जो एरिया हमारी रक्षा करता है इस तरह से किसी भी वर्ल्ड में किसी भी देश के पास नहीं है। ठीक है, कालिदास ने हिमालय के विषय में कहा है कि पर्वतों का राजा हिमालय आध्यात्मवाद को धारण किए हुए 2 समुद्र के बीच ऐसे खड़ा है जैसे कि पृथ्वी को नापने वाला डंडा हो। ठीक है, 2 तरह से जैसे पृथ्वी को नापने वाला डंडा है। ये किसने कहा है? कालिदास ने कहा है, एक महान पोएट हुए हैं कालिदास। ठीक है, अब हिमालय के उत्तर से पश्चिम में स्थित सुलेमान हिंदुकुश उत्तर पश्चिम वाला जो एरिया है वहाँ पे सुलेमान या हिंदुकुश जैसे कम ऊंचे पर्वतों में कई ऐसे दर्रे हैं जिनसे होकर दर्रे होते हैं जो 2 पहाड़ों के बीच में सकड़ी रास्ता होता है, उसको दर्रा बोला जाता है। उसमें से होके देखो जितने भी विदेशी आक्रमण हुए हैं इसी के द्वारा इन्हीं दर्रों से होकर ये लोग हमारे हिंदुस्तान में आए थे।
इसमें ग्रीक, साइक, कुषाण, हूण, अरबी, तुर्क, मंगोल, देखो शुरू से लेके अफगान जितने भी है मुगल भारत पर आक्रमण किए इसी भाग से, इन्हीं रास्तों से आए थे। इसमें मुख्य दर्रे जैसे है खैबर है, कुर्रम है, बोलन है, टोची है, गोमल है आदि, ये सारे दर्रे हैं। और इन्हीं रास्तों से पहाड़ों के बीच में जो है यहीं से ये बड़े बड़े जो है ये लड़ाकू आए थे यहाँ पे भारत में, और यहाँ पे उन्होंने यहाँ बसे थे हिंदुस्तान में। ठीक है, हिमालय के उत्तर पूर्व भाग में स्थित पहाड़ी दर्रों को पार करना अत्यंत कठिन है। इन दुर्गम पहाड़ी दर्रों को पार देखो करने का जो, अगर इन्हीं दुर्गम पहाड़ी दर्रों को पार कर बर्मा पर अधिकार करने का प्रयास कभी किसी भारतीय शासक ने नहीं किया। देखो बर्मा है जिसको म्यांमार कहते हैं आज की डेट में, वहाँ भी जो है आज तक किसी भारतीय शासक ने वहाँ पे जो है इसको वहाँ जाने का प्रयास नहीं किया। लेकिन अंग्रेजी जब आए थे यहाँ पे तो इन लोगों ने दूसरे युद्धों में भारतीय सेनाओं ने इन दरों को पार करने का प्रयास किया। परिणाम स्वरूप काफ़ी लोग मार्ग में ही काल कल्पित हो, मार्ग में ही रास्ते में ही मर गए। बहुत ही दुर्लभ जो है दुर्गम जो है रास्ते हैं, पहाड़ हैं, और यहीं पे रास्ते में ही मर जाते थे लोग। ठीक है, सिंधु एवं गंगा मैदान चूंकि बहुत ही उपजाऊ समृद्धशाली थे, इसलिए इसी भाग में बड़े बड़े साम्राज्यों की स्थापना हुई। ये जो सिंधु का मैदान, गंगा यमुना का मैदान था, ये बहुत ही बड़े उपजाऊ रहे हैं शुरू से लेके, तो यहीं पे बड़े बड़े साम्राज्य यहाँ पे रहे हैं, उनकी स्थापना हुई है। भारत के इसी प्रदेश को जो है हम लोग क्या कहते हैं, अनेक राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और दार्शनिक विचार उद्भव हुए इसी जो एरिया है। ठीक है, यहीं पे जो है ये सारे विचार पैदा हुए। यहीं पर बौद्ध जैन धर्मों का विकास हुआ और यहीं पर सारनाथ, तक्षशिला, नालंदा जैसे महान शिक्षा के केंद्र की स्थापना हुई। ये जो गंगा का मैदान है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, और यहाँ पे जो बड़े बड़े शिक्षण स्थान जैसे सारनाथ, तक्षशिला, नालंदा जैसे महान शिक्षा के केंद्रों की स्थापना भी इसी भूभाग में बहने वाली नदियाँ जो कि संचार के सरल साधन के रूप में उपलब्ध थी, इसी कारण इसको पाटलिपुत्र, वाराणसी, प्रयाग, आगरा, दिल्ली, मुल्तान एवं लाहौर जैसे बड़े बड़े नगरों की स्थापना भी इन्हीं जगहों पे हुई थी, क्योंकि ये पहले से ही समृद्धशाली रहे हैं, उपजाऊ रहे हैं। तो जहाँ भी जो भी जिस तरह का क्षेत्र होता है वहीं पे जो है सभ्यताएं जन्म लेती है, सभ्यताएं फली फूलती हैं। ठीक है, सतलज और गंगा के जो मध्य का क्षेत्र है शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी से कुरुक्षेत्र और राजपूताना तक फैला हुआ है, पर कब्जे करने के लिए महाभारत एवं पानीपत की महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ लड़ी गई। देखो महाभारत की लड़ाई हो चाहे पानीपत की हो, ये सारे जो है इन्हीं क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए लड़ी गई है। ठीक है, उत्तर भारत की राजनीतिक जो उथल पुथल रहा है उसका दक्षिण भारत पर जरा भी प्रभाव नहीं पड़ा। आप देखेंगे कि उत्तर भारत में जितनी लड़ाई है उसका दक्षिण से कुछ उसका प्रभाव पड़ा ही नहीं है। जितने भी लड़ाई हुई सारे उत्तर भारत में हुई, दक्षिण पे कुछ भी इसका जो है प्रभाव नहीं पड़ा है, ना वहाँ इस तरह से लड़ाइयाँ लड़ी गई। ठीक है, उत्तर भारत जो है आर्य लोग निवास कर रहे थे। देखो जिस समय उत्तर भारत में क्या है आर्य लोग निवास कर रहे थे, उस समय दक्षिण में द्रविड़ संस्कृति का प्रचार प्रसार का केंद्र बना हुआ था। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि दक्षिण में आर्य संस्कृत अगस्त्य मुनि द्वारा लाई गई है, ऐसा हम कहते हैं। ठीक है, जब भी भारतीय संस्कृति को विदेशी आक्रांताओं ने अपने प्रभाव क्षेत्र में लाने का प्रयास किया, ऐसे कठिन क्षणों में दक्षिण ने अपने दाम में इस संस्कृति को छिपाकर इसकी रक्षा की। इस संजय बौद्ध मत उत्तर भारत में अपने चरमोत्कर्ष पर था, उस समय दक्षिण में हिंदू मत को पनाह देकर उसकी रक्षा की। कालांतर में जैन मतावलंबियों की भी दक्षिण में ही शरण मिली। देखो एक समय ऐसा आया था कि जब उत्तर भारत में जो बौद्ध धर्म अपने चरम उसमें था, बौद्ध धर्म पूरा फैला हुआ था। ठीक है, क्योंकि जितने भी राजा हुए थे सबने बौद्ध धर्म को ज़्यादा यहाँ पे प्रश्रय दिया। तो उस समय क्या होता है, दक्षिण में हिंदू धर्म को जो है उसने जो है मत को पनाह देकर इसकी रक्षा की, और कालांतर में जैन मतावलंबियों को भी जो है दक्षिण की ही शरण लेनी पड़ी। ठीक है, ये होता है इस तरह से शुरू में जो है हमारा इस तरह से राजनीतिक व्यवस्था रही है इसमें। अब विविध दक्षिण भारत के समुद्र तटों में स्थित बंदरगाहों से भारत का विदेशी व्यापार फला फूला।
अब जितने भी समुद्र तट के हैं जो सारे दक्षिण भारत में हैं, इन्हीं पे जो है व्यापार हुआ करता था। ठीक है, अब ये हमारा जो विशाल क्षेत्र है, भारत रूस के बिना यूरोप जैसे देश, भारत जैसे रूस के बिना यूरोप महाद्वीप जैसा है। यहाँ की जनसंख्या के विषय में ईसा पूर्व 5वीं सदी में, ईसवी पूर्व, ईसा से पूर्व 5वीं सदी में किसने बोला था? इतिहास के जनक किसको बोलते हैं? जनक हेरोडोटस ने कहा। हेरोडोटस जो है इतिहास के जनक हैं। ठीक है, हमारे ज्ञात राष्ट्रों में सबसे अधिक जनसंख्या भारत की है। विशाल जनसमूह वाले इस देश में विभिन्न जाति एवं धर्म के लोग एक साथ रहते हैं। इनके द्वारा लगभग 220 भाषाएं बोली जाती है। भारतवर्ष एवं भारत संतति में भारतवर्ष की मूलभूत एकता दृष्टिगोचर होती है। महाकाव्य एवं पुराणों में भी इन शब्दों का हमें उल्लेख मिलता है। इस तरह से पुराने उसमें भारत को इस तरह से बताया गया है। उत्तरम यत्र समुद्रस्य हिमाद्रदेव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। ठीक है, ये हमारे विष्णु पुराण में ये लिखा गया है। अब यहाँ पे विष्णु पुराण में लिखा गया है, वह देश जो समुद्र के उत्तर तथा हिमालय के पर्वत के दक्षिण में स्थित है भारतवर्ष कहा जाता है, जहाँ की संतान भारतीय कहलाती है। धर्मार्थ, राजनीतिकों, दार्शनिकों, कवियों के मन में भारतवर्ष के प्रति एकता की एक ऐसी भावना घर की हुई थी। कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र ने हिमालय से लेकर समुद्र तक फैले हुई सहस्त्र योजन भूमि को एक ही चक्रवर्ती सम्राट के राजा के योग्य बताया है। एक चक्रवर्ती सम्राट, चक्रवर्ती, ठीक है, जो यह अपेक्षा की जाती थी कि वह अपने राज्य को उत्तर में हिमालय से, चक्रवर्ती सम्राट से ये हम अपेक्षा करते थे कि जो उत्तर में हिमालय से लेकर के हमारा दक्षिण में जो रामेश्वर है वहाँ तक, और पूर्व में ब्रह्मपुत्र की तराई से लेकर पश्चिम में 7 मुखी वाली सिंधु नदी की भूमि तक फैलाए, अपना राज फैलाए। और ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी में सारे भारतीय उपमहाद्वीप में एकमात्र भाषा प्राकृत का प्रयोग किया जाता था। प्राकृत भाषा, जैसे संस्कृत भाषा ऐसे प्राकृत भाषा। ठीक है, पर कालांतर में यह सम्मान संस्कृत भाषा को पहले प्राकृत की भाषा के बाद में संस्कृत भाषा आई। रामायण महाभारत जैसे महाकाव्य लिखे गए हैं, ये हर कोने में सम्मान मिला हुआ जाति प्रथा। देखो, ये प्राचीन भारत के विषय में बता रहे हैं कि जाति प्रथा, ब्राह्मण, गायों का एवं वेदों को पूरे देश में सम्मान प्राप्त था। पूरे देश में करीब करीब एक ही तरह के त्योहार एवं उत्सव मनाए जाते थे। एक ही ईश्वर की पूजा विभिन्न नामों से देश के कोने कोने में की जाती थी। तीर्थ स्थल उत्तर में हो या दक्षिण में, सभी दर्शनार्थी इसकी यात्रा पर जाया करते थे। इस प्रकार तमाम विसंगतियों के बाद भी भारत की एकता अक्षुण्ण रही। ये प्राचीन काल के हम इसके भारत के विषय में बता रहे हैं। अब देखो, काल की दृष्टि से भारतीय इतिहास को 3 भागों में हम बांट सकते। तो इस तरह से जो ये मैंने पहले इसका एक सारांश बताया, इसके हिसाब से अब हम भारत को जो इतिहास है उसको 3 भागों में हम बांटते हैं। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। ठीक है, तो ये मैंने पूरे भारत के विषय में भी बताया। अब हम फर्स्ट आपको अगले उसमें बताएंगे प्राचीन भारत के इतिहास। ठीक है, प्राचीन भारत कैसे था। सो थैंक यू, आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। हमारे प्राचीन भारत के विषय में आपको इस के माध्यम से अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज़रूर अपने कमेंट्स लिखिए। थैंक यू।